अगला है पाठक वर्ग। आमतौर पर हर समाचार संगठन से प्रकाशित प्रसारित होने वाले समाचार पत्र और रेडियो टीवी चैनलों का एक खास पाठक, दर्शक और श्रोता वर्ग होता है ना। समाचार संगठन समाचारों का चुनाव करते हुए अपने पाठक वर्ग की रुचियों और ज़रूरतों का विशेष ध्यान रखते हैं। जाहिर है कि किसी समाचारीय घटना का महत्व इससे भी तय होता है कि किसी खास समाचार का ऑडियंस कौन है और उसका आकार कितना बड़ा है। जैसे तुम उदाहरण के लिए ले लो, रेडियो को ही ले लो, तो रेडियो का अधिकांश श्रोतागण कौन है, उसके ऑडियंस कौन है? जो थोड़े से उम्र दराज लोग हैं और जो थोड़े ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वे उनका ऑडियंस है। तो इन लोगों के अनुकूल ही प्रोग्राम्स डिसाइड किए जाएंगे जो इन लोगों के इंटरेस्ट का हो, इन लोगों की रुचि का हो, है ना। तो वैसे ही मान लो न्यूज़ चैनल वाले हैं, तो किसी न्यूज़ चैनल को कहाँ पर देखा जा रहा है, कैसे लोग देखते हैं, कैसे पाठक, कैसे दर्शक होते हैं, उस आधार पर उन समाचारों का संकलन किया जाता है। इन दिनों ऑडियंस का समाचारों के महत्व का आकलन में प्रभाव बढ़ता जा रहा है ना। यदि ऑडियंस इंटरेस्ट लेती है तो समाचारों में महत्व उनका अधिक होता है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबका मतलब वर्ग, है ना, ऐसा सामाजिक वर्ग जिसके पास क्रय शक्ति अधिक है, अर्थात जिनके पास मनी पावर अधिक है ना, खरीदने की क्षमता अधिक है। तो क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबकों अर्थात अमीरों और मध्यम वर्ग में अधिक पढ़े जाने वाले समाचारों को ज़्यादा महत्व मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं, वे लोग उतना पैसा खर्च करके समाचार पत्र खरीदने नहीं जाएंगे और वे लोग उन खबरों को नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो जो वर्ग पढ़ रहा है, उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि, उनके मतलब की जानकारी ही समाचार पत्र में छपती है। लेकिन इस वजह से समाचार माध्यमों में गरीब और कमज़ोर वर्ग के पाठकों और उनसे जुड़ी खबरों को नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है, जो उचित नहीं है ना। वो समाज का दर्पण होना चाहिए। अगला है नीतिगत ढांचा। विभिन्न समाचार संगठनों की समाचारों के चयन और प्रस्तुति को लेकर एक नीति होती है ना, कि कैसे समाचार हम दिखाएंगे, कैसे समाचार हम नहीं दिखाएंगे, उनकी प्रस्तुति कैसी होगी, कैसी खबरों को कितना दिखाना है, ये सब नीति होती है। तो इस नीति को ही संपादकीय नीति भी कहते हैं। संपादक कौन होता है? जो ये चुनता है कि कौन कौन से समाचार दिखाए जाएंगे और किस ढंग से दिखाए जाएंगे, है ना, वह संपादक है। संपादकीय नीति का निर्धारण संपादक या समाचार संगठन के मालिक करते हैं। समाचार संगठन समाचारों के चयन में अपनी संपादकीय नीति का क्या करते हैं? संपादकीय नीति का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल संपादकीय नीति के अनुकूल ही खबरों का चयन करें, बल्कि वे उन खबरों को भी चुनते हैं जो संपादकीय नीति के अनुकूल नहीं है। यह जरूर हो सकता है कि संपादकीय लाइन के प्रतिकूल खबरों को उतनी प्रमुखता न दी जाए जितनी अनुकूल खबरों को। प्रतिकूल मतलब उसके अनुसार और प्रतिकूल मतलब उसके विपरीत और अनुकूल मतलब उसके अनुसार। तो जो संपादकीय नीति है उसके अनुकूल जो खबरें होते हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है और जो प्रतिकूल होती हैं उनको भी स्थान दिया जाता है। ये और बात है कि स्थान कितना बड़ा दिया जाएगा, किस स्थान पर दिया जाएगा, किस पेज पे दिया जाएगा, है ना। अगला पॉइंट है संपादन। जनसंचार माध्यमों में द्वारपाल शब्द पहले चैप्टर में भी आया था। द्वारपाल की भूमिका की चर्चा हमने अध्याय 1 में की थी। समाचार संगठनों में द्वारपाल की भूमिका कौन कौन निभाता है? देखो, संपादक और सहायक संपादक, समाचार संपादक, मुख्य उप संपादक और उप संपादक, ये लोग द्वारपाल की भूमिका निभाते हैं। वे न सिर्फ अपने संवाददाताओं और अन्य स्रोतों से प्राप्त समाचारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बल्कि उन्हीं की प्रस्तुति की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर होती है।
समाचार संगठनों में समाचारों के संकलन का कार्य जहां रिपोर्टिंग की टीम करती है, वहीं उन्हें संपादित करके लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी संपादकीय टीम पर होती है। संपादन का अर्थ है, क्या अर्थ है? किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना, है ना। उपसंपादक अपने रिपोर्टर की खबर को ध्यान से पढ़ता है और उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्य संबंधी अशुद्धियों को दूर करता है। रिपोर्टर खबर लाके दे दिया, जब उपसंपादक या संपादक उसको ध्यान से पढ़ता है और उसमें जो भी गलतियां हैं उसको सुधारता है, उसकी भाषा शैली कैसी है, व्याकरण, वर्तनी, जो भी अशुद्धियां हैं उसको शुद्ध करता है। वह उस खबर के महत्व के अनुसार उसे काटता छांटता है और उसे कितनी और कहाँ जगह दी जाए यह तय करता है। तुम लोग भी लिखे हो ना सार लेखन कठिन पड़ता है। इतने बड़े में से आपको एक छोटा सा सार लिखना होता है, तो वो आपके लिए टफ होता है कि किन शब्दों को लेना है, किन शब्दों को नहीं लेना है। लेकिन कुल मिलाकर आपका पूरा सारांश आना चाहिए, तो उसी को सार लेखन कहते हैं, है ना। तो वही वैसा ही कुछ कार्य होता है संपादक का। आगे है संपादन के सिद्धांत। पत्रकारिता कुछ सिद्धांतों पर चलती है। एक पत्रकार से अपेक्षा की जाती है कि वह कैसा हो, समाचार संकलन और लेखन के दौरान इनका पालन करेगा, है ना। आप कह सकते हैं कि ये पत्रकारिता के आदर्श या मूल्य भी हैं। इनका पालन करके ही एक पत्रकार और उसका समाचार संगठन अपने पाठकों का विश्वास जीत सकता है। किसी भी समाचार संगठन की सफलता उसकी विश्वसनीयता पर टिका होता है। पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। कौन कौन सा सिद्धांत? एक्यूरेसी, तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरक अर्थात ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, फेयरनेस, संतुलन, बैलेंस, स्रोत, सोर्सिंग, एट्रीब्यूशन, कहाँ से आपको खबर मिल रही है, कितने विश्वसनीय सूत्र हैं। आइए अब इन सिद्धांतों की संक्षेप में चर्चा करें और उनका अर्थ समझने की कोशिश करें। तथ्यों की शुद्धता या तथ्यपरकता, एक्यूरेसी, एक आदर्श रूप में मीडिया और पत्रकारिता यथार्थ या वास्तविकता का प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब मतलब आईना। ये क्या करते हैं, जो यथार्थ है, सच्चाई है, उसका आईना है ना। इस तरह एक पत्रकार समाचार के रूप में यथार्थ को पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन यह अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। सच यह है कि मानव यथार्थ की नहीं, यथार्थ की छवियों की दुनिया में रहता है। यथार्थ अर्थात सच्चाई, यथार्थ की छवि अर्थात प्रतिबिंब, है ना। तो मानव किस में रहता है? यथार्थ में नहीं, बल्कि यथार्थ की छवि। पूरी सच्चाई तो मानव तक पहुंचती नहीं है, कटा रूप ही उस तक पहुंचता है। तो जितना पहुंचता है उसके आधार पर ही वो अपनी समझ के अनुसार चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। किसी भी घटना के बारे में हमें जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उसी के अनुसार हम उस यथार्थ की एक छवि अपने मस्तिष्क में बना लेते हैं और यही छवि हमारे लिए वास्तविक यथार्थ का काम करती हैं। एक तरह से हम संचार माध्यमों द्वारा सृजित छवियों की दुनिया में रहते हैं, है ना। जो वो हमको दिखाते हैं उसी के आधार पर हम छवि बनाकर उसी में जीते हैं। दरअसल यथार्थ को उसकी संपूर्णता में प्रतिबिंबित करने के लिए आवश्यक है कि ऐसे तथ्यों का चयन किया जाए जो उसका संपूर्णता में प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन समाचार में हम किसी भी यथार्थ को अत्यंत सीमित चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही व्यक्त करते हैं। पूरा तो नहीं बता सकते हैं, है ना। सीमित और चयनित सूचनाओं और तथ्यों के माध्यम से ही उस सच्चाई को व्यक्त की जाती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी विषय के बारे में समाचार लिखते वक्त हम किन सूचनाओं और तथ्यों का चयन करते हैं और किन्हें छोड़ देते हैं। चुनौती यही है कि ये सूचनाएं और तथ्य सबसे अहम हो, है ना। क्या चुनौती है? कि जो तथ्य और जो सूचनाएं हम एकत्र करके प्रस्तुत कर रहे हैं वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होनी चाहिए, और जिनको हमने नहीं चुना वो महत्वपूर्ण नहीं था, है ना। तो क्योंकि ये सूचनाएं और तथ्य ही संपूर्ण घटना का प्रतिनिधित्व करते हैं। तथ्य बिल्कुल सटीक और सही होने चाहिए और उन्हें तोड़ा मरोड़ा
नहीं जाना चाहिए। जैसे 6 अंधों और एक हाथी की कहानी को ही ले लीजिए। यहाँ पे देखो एक कहानी दिया है, पढ़ा भी होगा। देखो यहाँ पे कहानी दिया है, क्या बताया है, ये पिक्चर देख रहे हो तुम लोग, हाथी है, 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, है ना। इसको पढ़ के देखो। आपने 6 अंधों और एक हाथी की कहानी सुनी होगी। यह भारतीय लोक कथा तथ्यों और सच्चाई के बीच के फर्क को काफ़ी अच्छे ढंग से उजागर करती है। 6 अंधों में बहस छिड़ गई थी कि हाथी कैसा होता है, और फिर उन्होंने इस बहस को ख़त्म करने के लिए स्वयं हाथी को छूकर यह तय करने का निश्चय किया कि हाथी कैसा होता है। एक अंधे ने हाथी के पेट को छुआ और कहा कि यह दीवार की तरह होता है। दूसरे ने क्या छुआ, उसके दांत को छुआ और कहा नहीं, यह तलवार जैसा होता है। तीसरे के हाथ उसकी सूंड पर आई तो उसने कहा नहीं नहीं, यह तो सांप जैसा होता है। चौथे ने उसका पैर छुआ और चिल्लाया तुम पागल हो, यह पेड़ की तरह है। पांचवे के हाथ हाथी का कान आया और उसने कहा तुम सब गलत हो, यह पंखे की तरह होता है। छठे अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ी और बोला बेवकूफ़ो, हाथी दीवार, तलवार, सांप, पेड़, पंखे में से किसी की तरह भी नहीं होता, यह तो एक रस्सी की तरह होता है। हाथी तो चला गया और 6 अंधे आपस में लड़ते रहे। हर एक अपने तथ्यों के आधार पर हाथी की अपनी छवि, सच्ची छवि पर अडिग था। समझ में आया क्या कहना चाहता है। हाथी मान लो एक समाचार है तो उसको सबने अपने अपने ढंग से महत्व दिया, जिसने जो देखा उसके आधार पर उसकी सही तस्वीर बना ली। लेकिन जब हम समाचारों का चयन करते हैं, समाचार को प्रस्तुत करते हैं, तो महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि हाथी या सच्चाई या समाचार क्या है ना। अगला पॉइंट है वस्तुपरकता, ऑब्जेक्टिविटी। वस्तुपरकता को भी तथ्यपरकता से आंकना आवश्यक है। वस्तुपरकता और तथ्यपरकता के बीच काफ़ी समानता भी है। क्या समानता है? लेकिन दोनों के बीच के अंतर को भी समझना जरूरी है। एक जैसे होते हुए भी तथ्यपरक और वस्तुपरक दोनों अलग विचार हैं। तथ्यपरकता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से है, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। फिर से, तथ्यपरकता का संबंध जहाँ अधिकाधिक तथ्यों से है, अधिक से अधिक तथ्य को एकत्रित करना, वहीं वस्तुपरकता का संबंध इस बात से है कि कोई व्यक्ति तथ्यों को कैसे देखता है। समझ में आया ना। अधिकाधिक तथ्यों को एकत्रित करना तथ्यपरकता है और व्यक्ति उस तथ्य को कैसे देखता है, ये वस्तुपरकता है। किसी विषय या मुद्दे के बारे में हमारे मस्तिष्क में पहले से बनी हुई छवियों समाचार मूल्यांकन की हमारी क्षमता को प्रभावित करती हैं और हम इस यथार्थ को उन छवियों के अनुरूप देखने का प्रयास करते हैं। हमारे मस्तिष्क में अनेक मौक़ों पर इस तरह की छवियां वास्तविक भी हो सकती हैं और वास्तविकता से दूर भी हो सकती हैं। यह भी कहा जा सकता है कि वस्तुपरकता की अवधारणा का संबंध हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मूल्यों से अधिक है। हमें ये मूल्य हमारे सामाजिक माहौल से मिले हैं। उसी के आधार पर उस चीज़ की जो भी चीज़ें हैं उसकी एक पिक्चर हमारे दिमाग में है और उस पिक्चर के आधार पर ही हम उसको स्वीकार करते, इमेजिन करते हैं। बचपन से ही हम स्कूल में, घर में, सड़क पर चलते हर कदम, हर पल सूचनाएं प्राप्त करते हैं और दुनिया भर के स्थानों, लोगों, संस्कृतियों आदि सैकड़ों विषयों के बारे में अपनी एक धारणा या छवि बना लेते हैं। वस्तुपरकता का तकाजा यही है कि एक पत्रकार समाचार के लिए तथ्यों का संकलन और उसे प्रस्तुत करते हुए अपने आकलन को अपनी धारणाओं या विचारों से प्रभावित न होने दे। वैसे यह सच है कि यह दुनिया हमेशा सतरंगी और विविध रहेगी। इसे देखने के दृष्टिकोण भी अनेक होंगे, इसलिए कोई भी समाचार सबके लिए एक साथ वस्तुपरक नहीं हो सकता। सब अलग अलग समाज में रहते हैं, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग वातावरण में पलते हैं, उनका सामाजिक और सांस्कृतिक पालन पोषण बिल्कुल अलग होता है, तो उसके आधार ही पर ही उनकी वस्तुपरकता होगी। एक ही समाचार किसी के लिए वस्तुपरक हो सकता है और किसी के लिए पूर्वाग्रह से प्रभावित हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार को जहाँ तक संभव हो अपने लेखन में वस्तुपरकता का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगला है निष्पक्षता या फेयरनेस।
एक पत्रकार के लिए निष्पक्ष होना भी बहुत ज़रूरी है। उसकी निष्पक्षता से ही उसके समाचार संगठन की साख बनती है, पहचान बनती है, लोगों में विश्वास बनता है। यह साख तभी बनती है जब समाचार संगठन बिना किसी का पक्ष लिए सच्चाई सामने लाते हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसकी राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में अहम भूमिका है, लेकिन निष्पक्षता का अर्थ तटस्थता नहीं है। क्या बोलता है? निष्पक्ष होना चाहिए लेकिन तटस्थ नहीं होना। तटस्थ कौन होता है? जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप निष्पक्ष होइए और दोनों का पक्ष विपक्ष दिखाइए, बिल्कुल तटस्थ मत हो जाइए, है ना। इसलिए पत्रकारिता सही और गलत, अन्याय और न्याय जैसे मसलों के बीच तटस्थ नहीं हो सकती है। बताता है ना, ये सही है ये गलत है करके, तो निष्पक्ष होते हुए भी सही और न्याय के साथ होती है। आगे बढ़ते हैं। जब हम समाचारों में निष्पक्षता की बात करते हैं तो इसमें न्याय संगत होने का तत्व अधिक अहम होता है। आज मीडिया एक बहुत ही बड़ी ताकत है। एक ही झटके में वह किसी की इज्जत पर बट्टा लगाने की ताकत रखती है। अभी तो क्या चल रहा है तुम लोग देख ही रहे हो। इसलिए किसी के बारे में समाचार लिखते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं किसी को अनजाने में ही बिना सुनवाई के फांसी पर तो नहीं लटकाया जा रहा है ना। अगला संतुलन, बैलेंस। निष्पक्षता की अगली कड़ी है संतुलन। आमतौर पर मीडिया पर आरोप लगाया जाता है कि समाचार कवरेज संतुलित नहीं है, यानी वह किसी एक पक्ष की ओर झुका है। आमतौर पर समाचार में संतुलन की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहां किसी घटना में अनेक पक्ष हों। अनेक पक्ष होंगे तो संतुलन स्थापित करना पड़ेगा और उनका आपस में किसी न किसी रूप में टकराव हो। उस स्थिति में संतुलन का तकाजा यही है कि सभी संबद्ध पक्षों की बात समाचार में अपने अपने समाचारीय वजन के अनुसार स्थान पाए। समझ में है ना। संबद्ध सभी पक्षों के बात को समाचार में उनके महत्व के अनुसार स्थान मिलना ही चाहिए, उसी को संतुलन कहते हैं। समाचार में संतुलन का महत्व तब कहीं अधिक हो जाता है जब किसी पर किसी तरह के आरोप लगाए गए या इससे मिलती जुलती कोई स्थिति हो। उस स्थिति में हर पक्ष की बात समाचार में आनी चाहिए, अन्यथा यह एक तरफा चरित्र हनन का हथियार बन सकता है ना। यदि किसी पर आरोप लग रहा है तो उसको भी अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। ये एक तरफा उसका चरित्र हनन नहीं किया जाना चाहिए। तो व्यक्तिगत किस्म के आरोपों में आरोपित व्यक्ति के पक्ष को भी स्थान मिलना चाहिए, लेकिन यह स्थिति तभी संभव हो सकती है जब आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में हो और आरोपों के पक्ष में पक्के सबूत नहीं हो, है ना। आरोपों के पक्ष में पक्के सबूत नहीं है तो वह व्यक्ति अपना पक्ष रख सकता है। उनका सही साबित होना काफ़ी संदिग्ध हो, लेकिन घोषित अपराधियों या गंभीर अपराध के आरोपियों को संतुलन के नाम पर सफाई देने का अवसर देने की जरूरत नहीं है। संतुलन के नाम पर समाचार मीडिया इस तरह के तत्वों का मंच नहीं बन सकता कि जो एकदम घोषित अपराधी हैं, घोषित हैं, जिनको सजा याफ्ता है, उनको अपने बारे में बताने का मौका नहीं मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म नहीं मिलना चाहिए। संतुलन का सिद्धांत अनेक सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए, है ना। क्या बोलता है? संतुलन का जो सिद्धांत है वो अनेक सार्वजनिक मसलों पर व्यक्त किए जाने वाले विचारों और दृष्टिकोणों पर तकनीकी ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिए। यह आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि संतुलन का सिद्धांत कहाँ लागू होगा, कहाँ नहीं होगा। स्रोत, हर समाचार में शामिल की गई सूचना और जानकारी का कोई स्रोत होना आवश्यक है। यहाँ स्रोत के संदर्भ में सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी भी समाचार संगठन के स्रोत होते हैं और फिर उस समाचार संगठन का पत्रकार जब सूचनाएं संकलित करता है तो उसके अपने भी स्रोत होते हैं। इस तरह किसी भी दैनिक समाचार पत्र के लिए पीटीआई, भाषा, यूएनआई, यूनिवार्ता जैसे समाचार एजेंसियों और स्वयं अपने ही संवाददाताओं और रिपोर्टरों का तंत्र समाचारों का तंत्र होता है। लेकिन चाहे समाचार एजेंसी हो या समाचार पत्र, इनमें काम करने वाले पत्रकारों के भी अपने समाचार स्रोत होते हैं।
यहाँ हम एक पत्रकार के समाचार के स्रोतों की चर्चा करेंगे। समाचार हम लोग सुनते हैं वो स्रोतों से ही आता है ना। हवा में तो नहीं बोलता। देखते हो उनके रिपोर्टर्स कहाँ कहाँ जाते हैं, तो वो रिपोर्टर्स वो पत्रकार के भी अपने सूत्र होते हैं जहाँ जहाँ से एकत्रित होते हैं। इनका बहुत बड़ा चैनल होता है, बहुत बड़ा चैनल होता है। तो उसी का एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करता है। क्या बोलता है, देखिए, समाचार की साख को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि इसमें शामिल की गई सूचना या जानकारी का कोई स्रोत हो जिससे वो ऑथेंटिक हो जाते हैं ना। इस तरह की सूचना या जानकारी देने का अधिकार रखता हो और समर्थ हो। मान लो किसी पार्टी ने कुछ कहा तो कौन कहेगा, कोई भी तो नहीं बोलेगा ना। उस पार्टी का कोई सदस्य होगा और स्पेशली उसका जो प्रवक्ता होगा उसको अपनी पार्टी का पक्ष रखने का अधिकार है। कुछ जानकारियाँ बहुत सामान्य होती हैं जिनके स्रोतों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई सूचना सामान्य होने के दायरे से बाहर निकलकर विशिष्ट होती है उसके स्रोतों का उल्लेख आवश्यक हो जाता है। आपको बताना पड़ेगा कि आपने जानकारी कहाँ से एकत्रित की, आपका स्रोत क्या है। स्रोत के बिना उसकी साख नहीं होगी, लोगों में उसके प्रति विश्वास का भाव नहीं होगा। एक समाचार में समाहित सूचनाओं का स्रोत होना आवश्यक है, और जिस सूचना का कोई स्रोत नहीं है उसका स्रोत या तो पत्रकार स्वयं है या फिर यह एक सामान्य जानकारी है जिसका स्रोत देने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अभी तुम लोग देख रहे हो किसान बिल सुन रहे हो, तो इसका स्रोत क्या है, कहाँ से मिली ये जानकारी, वो बताना आपको ज़रूरी है। हवा में आप बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी का एक्सीडेंट हुआ ये खबर छपती है तो उसके लिए स्रोत होना ज़रूरी नहीं है। स्रोत हो भी सकता है कि पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, और नहीं भी हो सकता है ना। अगर एक पत्रकार स्वयं अपनी आंखों से पुलिस फायरिंग में या अन्य किसी भी तरह की हिंसा में मरने वाले 10 लोगों के शव देखता है तो निश्चित ही वह खुद 10 लोगों के मरने के समाचार का स्रोत हो सकता है, लेकिन उसे इसकी पुष्टि करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। आगे कहता है पत्रकारिता के अन्य आयाम। समाचार पत्र पढ़ते समय पाठक हर समाचार से एक ही तरह की जानकारी की अपेक्षा नहीं रखता। अलग अलग समाचार अलग अलग जानकारी देंगे, ये उसकी अपेक्षा होती है। कुछ घटनाओं के मामले में वह उसका विवरण विस्तार से पढ़ना चाहता है, तो कुछ अन्य के संदर्भ में उसकी इच्छा यह जानने की होती है कि घटना के पीछे क्या है, उसके पृष्ठभूमि क्या है, क्यों हुआ, है ना। तो उस घटना का उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे उसका जीवन तथा समाज किस तरह प्रभावित होगा। समय, विषय और घटना के अनुसार पत्रकारिता में लेखन के तरीके बदल जाते हैं। यही बदलाव पत्रकारिता में कई नए आयाम जोड़ता है। समाचार के अलावा विचार, टिप्पणी, संपादकीय, फोटो और कार्टून पत्रकारिता के अहम हिस्से हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको ध्यान से देखेंगे। समाचार पत्र में इनका विशेष स्थान और महत्व होता है। इसके बिना कोई समाचार पत्र स्वयं को संपूर्ण नहीं कह सकता है। क्वेश्चन पेपर में प्रश्न यहीं से बनता है ना, ध्यान देना। संपादकीय पृष्ठ को समाचार पत्र का सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ माना जाता है। इस पृष्ठ पर अखबार विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय रखता है। इसे संपादकीय कहा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने विचार लेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आमतौर पर संपादक के नाम पत्र भी इसी पृष्ठ पर प्रकाशित किए जाते हैं। वह घटनाओं पर आम लोगों की टिप्पणी होती है, और क्या होता है, समाचार पत्र उसे महत्वपूर्ण मानते हैं। ये होता है संपादकीय, है ना। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला फोटो पत्रकारिता क्या है। फोटो पत्रकारिता ने छपाई की टेक्नोलॉजी विकसित होने के साथ ही समाचार पत्रों में अहम स्थान बना लिया। कहा जाता है कि जो बात 1000 शब्दों में लिखकर नहीं कही जा सकती वह एक तस्वीर कह देती है। फोटो टिप्पणियों का असर व्यापक और सीधा होता है। टेलीविज़न की बढ़ती लोकप्रियता के बाद समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में तस्वीरों के प्रकाशन पर जोर और बढ़ा है। देखते हो ना तुम लोग भी, समाचार पत्रों में फ़ोटो के साथ छपता है, उसको फोटो पत्रकारिता कहते हैं। अगला है कार्टून कोना। लगभग हर समाचार पत्र में होता है
और उसके माध्यम से की गई सटीक टिप्पणियाँ पाठक को छूती हैं। एक तरह से कार्टून पहले पन्ने पर प्रकाशित होने वाले हस्ताक्षरित संपादकीय है ना। संपादकीय हम लोग देखें ये क्या है, हस्ताक्षरित संपादकीय। हस्ताक्षरित मतलब उसका हस्ताक्षर मतलब पहचान होता है ना। संपादक के द्वारा किया जाने वाला टिप्पणी है ये हस्ताक्षरी संपादकीय। इसकी चुटीली टिप्पणियाँ कई बार कड़े और धारदार संपादकीय से भी अधिक प्रभावित होती हैं। देखने में बहुत छोटे होते हैं लेकिन चोट बहुत तीखा करते हैं, है ना। रेखांकन और कार्टोग्राफ ये क्या होता है, समाचारों को न केवल रोचक बनाते हैं बल्कि उन पर टिप्पणी भी करते हैं। क्रिकेट के स्कोर से लेकर सेंसेक्स के आंकड़ों तक ग्राफ से पूरी बात एक नज़र में सामने आ जाती है। कार्टोग्राफ पढ़ते हैं, कॉमर्स में तो पढ़ते ही हैं, बाकी का पता नहीं। तो कार्टोग्राफी का उपयोग समाचार पत्रों के अलावा टेलीविज़न में भी किया जाता है। ग्राफ सुने ही होंगे, ग्राफ के माध्यम से कैसे किसी भी चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है उसी को कार्टोग्राफ कहा है। पत्रकारिता के कुछ प्रमुख प्रकार क्या है, यही चीज़ें महत्वपूर्ण है ना, ध्यान से पढ़ना सुनना। खोज परक पत्रकारिता, पहला खोज परक पत्रकारिता से आशय ऐसी पत्रकारिता से है जिसमें गहराई से छानबीन करके ऐसे तथ्यों और सूचनाओं को सामने लाने की कोशिश की जाती है जिन्हें दबाने या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको खोजपरक पत्रकारिता कहते हैं। आमतौर पर खोजी पत्रकारिता सार्वजनिक महत्व के मामलों में भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को सामने लाने की कोशिश करती है। खोजी पत्रकारिता का उपयोग उन्हीं स्थितियों में किया जाता है जब यह लगने लगे कि सच्चाई को सामने लाने के लिए और कोई उपाय नहीं है ना। खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप टेलीविज़न में है, स्टिंग ऑपरेशन के रूप में। हालांकि भारत में खोजी पत्रकारिता 3 दशक पहले ही शुरू हो गई थी, 3 दशक मतलब 30 साल पहले, है ना। लेकिन हमारे देश में यह अब भी अपने शैशव काल में ही है। शैशव शिशु शब्द से बना है, शैशव मतलब बहुत छोटा, बालक बहुत छोटा होता है तो शिशु कहते हैं उसको। तो इसका जन्म तो 30 साल पहले ही हो गया था, लेकिन फिर भी यह अपने शैशव काल में ही है, बहुत प्रारंभिक स्टेज पर ही है। जब ज़रूरत से ज़्यादा गोपनीयता बरती जाने लगे और भ्रष्टाचार व्यापक हो तो खोजी पत्रकारिता ही उसे सामने लाने का एकमात्र विकल्प बचती है। अमेरिका का वाटरगेट कांड खोजी पत्रकारिता का एक नायाब उदाहरण है। इसमें राष्ट्रपति निक्सन को इस्तीफा देना पड़ा था। भारत में भी कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्रियों को खोजी पत्रकारिता के कारण अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा है। विशेषीकृत पत्रकारिता, पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकारिता का अर्थ घटनाओं की सूचना देना मात्र नहीं है। पत्रकार से अपेक्षा होती है कि वह घटनाओं की तह तक जाकर उसका अर्थ स्पष्ट करे और आम पाठक को बताए कि उस समाचार का क्या महत्व है। इसके लिए विशेषता की आवश्यकता होती है। पत्रकारिता विषय के हिसाब से विशेषता के साथ 7 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन सा? इनमें संसदीय पत्रकारिता, न्यायालय पत्रकारिता, आर्थिक पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, विज्ञान और विकास पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता तथा फैशन और फिल्म पत्रकारिता शामिल है। इन क्षेत्रों के समाचार और उनकी व्याख्या उन विषयों में विशेषता हासिल किए बिना देना कठिन है। जैसे हम लोग पत्रकार की बात की, रिपोर्टर्स की बात की, तो सभी पत्रकारों का अपना अपना क्षेत्र है। देखो इसमें भी 7 क्षेत्र बता दिया कि आपको अपने क्षेत्र में अपने विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करनी है। एक ही व्यक्ति सारी जानकारी एकत्र करे तो उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा, उतना उसमें दक्षता नहीं हासिल होगी, है ना, क्योंकि उसको कहाँ कहाँ जाऊँ जैसा लगेगा। तो सबका अपना अपना क्षेत्र है तो उसको अपने क्षेत्र का ही ध्यान देना है। इसलिए यह आसान और अधिक क्या कहना चाहिए, अधिक कारगर सिद्ध होता है।
अगला है वॉचडॉग पत्रकारिता। पूछता है ना एग्जाम में वॉचडॉग पत्रकारिता भी। यह माना जाता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य उत्तरदायित्व सरकार के कामकाज पर निगाह रखना है। वर्ड से ही क्लियर है, वॉचडॉग। और कहीं भी कोई गड़बड़ी हो तो उसका पर्दाफाश करना है। इसे परंपरागत रूप से वॉचडॉग पत्रकारिता कहा जाता है। इसका दूसरा छोर सरकारी सूत्रों पर आधारित पत्रकारिता है। समाचार मीडिया केवल वही समाचार देता है जो सरकार चाहती है और अपने आलोचनात्मक पक्ष का परित्याग कर देती है। समाचार मीडिया क्या देती है? जो सरकार समाचार देना चाहती है और जो उसका नेगेटिव पॉइंट है, नकारात्मक पहलू है, उसको छुपाना चाहती है, उसका परित्याग कर देती है, उसको नहीं बताती है। आमतौर पर इन दो बिंदुओं के बीच तालमेल के जरिए ही समाचार मीडिया और इसके तहत काम करने वाले विभिन्न समाचार संगठनों की पत्रकारिता का निर्धारण होता है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगला है एडवोकेसी पत्रकारिता। ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं और उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं। इस तरह की पत्रकारिता को क्या कहते हैं? पक्षधर या एडवोकेसी, एडवोकेट वर्ड से बना है, एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। फिर से, ऐसे अनेक समाचार संगठन होते हैं जो किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य या मुद्दे को उठाकर आगे बढ़ते हैं, है ना। तो उस विचारधारा या उद्देश्य या मुद्दे के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार और जोर शोर से अभियान चलाते हैं, वही उनका उद्देश्य होता है। तो इस तरह की पत्रकारिता को पक्षधर या एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि भारत में भी कुछ समाचार पत्र या टेलीविज़न चैनल किसी खास मुद्दे पर जनमत बनाने का और सरकार को उसके अनुकूल प्रतिक्रिया करने के लिए अभियान चलाते हैं। उदाहरण के लिए जेसिका लाल हत्याकांड में न्याय के लिए समाचार माध्यमों ने सक्रिय अभियान चलाया। अभी तुम लोग देख सकते हो सुशांत मर्डर केस में, है ना। अगला है वैकल्पिक पत्रकारिता। मीडिया स्थापित राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का ही एक हिस्सा है और व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाकर चलने वाले मीडिया को मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है। इस तरह की मीडिया और आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है ना। क्या करता है? इस तरह की मीडिया आमतौर पर व्यवस्था के अनुकूल और आलोचना के एक निश्चित दायरे में ही काम करता है। इस तरह के मीडिया का स्वामित्व आमतौर पर बड़ी पूंजी के पास होता है और वह मुनाफे के लिए काम करती है। उसका मुनाफा कहाँ से आता है? मुख्यतः विज्ञापन से ही आता है। इसके विपरीत जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल सोच को अभिव्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? वैकल्पिक पत्रकारिता, है ना। उसे क्या कहते हैं? वैकल्पिक पत्रकारिता। मुख्य धारा का मीडिया और वैकल्पिक पत्रकारिता। आमतौर पर इस तरह के मीडिया को सरकार और बड़े पूंजीपति का समर्थन हासिल नहीं होता है। उसे बड़ी कंपनियों के विज्ञापन भी नहीं मिलते हैं और वह अपने पाठकों के सहयोग पर निर्भर करता है। आगे है समाचार माध्यमों में मौजूदा रुझान। रुझान मतलब लोगों का झुकाव, है ना, उनका मानसिक रूप से झुकाव मत। देश में मध्यम वर्ग के तेजी से विस्तार के साथ ही मीडिया के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। साक्षरता और क्रय शक्ति बढ़ने से भारत में अन्य वस्तुओं के साथ मीडिया के बाजार का भी विस्तार हो रहा है। इस बाजार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर तरह के मीडिया का फैलाव हो रहा है। रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, सैटेलाइट टेलीविज़न और इंटरनेट सभी विस्तार के रास्ते पर हैं, लेकिन बाजार के इस विस्तार के साथ ही मीडिया का व्यापारीकरण भी तेजी से हो गया है और मुनाफा कमाने को ही मुख्य ध्येय समझने वाले पूंजीवादी वर्ग ने भी मीडिया के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रवेश कर लिया है। मीडिया के क्षेत्र में कई पूंजीवादी क्षेत्रों ने
पूंजीपतियों ने प्रवेश किया है, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है विज्ञापनों के माध्यम से अधिक आमदनी कमाना। व्यापारीकरण और बाजार होड़ के कारण हाल के वर्षों में समाचार मीडिया ने अपने खास बाजार क्लास मार्केट को आम बाजार मास मार्केट में तब्दील करने की कोशिश की है। किसको? क्लास मार्केट को मास मार्केट में, है ना, खास बाजार को आम बाजार में तब्दील करने की कोशिश की है। यही कारण है कि समाचार मीडिया और मनोरंजन की दुनिया के बीच का अंतर कम होता जा रहा है और कभी कभार तो दोनों में अंतर कर पाना ही मुश्किल हो जाता है। समाचार के नाम पर मनोरंजन बेचने के इस रुझान के कारण आज समाचारों में वास्तविक और सरोकारीय सूचनाओं और जानकारियों का अभाव होता जा रहा है। क्या बोल रहा है? समाचार पत्रों में मुख्य रूप से मनोरंजन को ही स्थान मिल रहा है और सरोकारी, जिससे लोगों का सरोकार है, जिसका लोगों से संबंध है, जिसका लोगों पर प्रभाव पड़ता है, ऐसी सूचना और जानकारियों की कमी देखने को मिलती है। आज निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा लोगों को जानकार नागरिक बनाने में मदद कर रहा है, बल्कि अधिकांश मौक़ों पर यही लगता है कि क्या कर रहे हैं लोग, गुमराह उपभोक्ता अधिक बन रहे हैं। विज्ञापनों के माध्यम से गुमराह उपभोक्ता बन रहे हैं। अगर आज समाचार की परंपरागत परिभाषा के आधार पर देश के जाने माने समाचार चैनलों का मूल्यांकन करें तो एक आध चैनल को छोड़कर अधिकांश सूचना रंजक इंफोटेनमेंट के चैनल बनकर रह जाएंगे। एंटरटेनमेंट सुने हैं, इंफोटेनमेंट, है ना, सूचना रंजक जो केवल सूचना देते हैं, वो भी मनोरंजक के चैनल बनकर रह जाएंगे। इसमें सूचना कम और मनोरंजन ज़्यादा है। इंफोटेनमेंट मतलब जिसमें सूचना कम है, इन्फॉर्मेशन कम है और मनोरंजन अधिक है। इसकी वजह यह है कि आज समाचार मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसा उद्योग बन गया है जिसका मकसद अधिकतम मुनाफा कमाना है। समाचार उद्योगों के लिए समाचार भी पेप्सी कोक जैसा ही एक उत्पाद बन गया है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को गंभीर सूचनाओं के बजाय सतही मनोरंजन से बहलाना और अपनी ओर आकर्षित करना हो जाता, अपना टीआरपी बढ़ाना ही हो गया है ना। दरअसल उपभोक्ता समाज का वह तबका मतलब वर्ग, वह तबका है जिसके पास अतिरिक्त क्रय शक्ति है, वो और अधिक खरीद सकता है, और व्यापारीकृत मीडिया अतिरिक्त क्रय शक्ति वाले सामाजिक तबके में अधिकाधिक पैठ बनाने की होड़ में उतर गया है। तुम्हारी क्रय शक्ति का हम उपयोग करेंगे, है ना, अधिक से अधिक विज्ञापन दिखाएंगे, तुमको उसकी ओर आकर्षित करेंगे और हमारा पैसा बनेगा। इस तरह के बाजार होड़ में उपभोक्ता को लुभाने वाले समाचार पेश किए जाने लगे हैं और उन वास्तविक समाचारीय घटनाओं की उपेक्षा होने लगी है जो उपभोक्ता के भीतर ही बसने वाले नागरिक की वास्तविक सूचना आवश्यकताएं थीं और जिनके बारे में जानना उसके लिए आवश्यक था। इस दौर में समाचार मीडिया बाजार को हड़पने की होड़ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चाहत पर निर्भर होता जा रहा है और लोगों की ज़रूरत किनारे की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाचार मीडिया में हमेशा से ही सनसनीखेज या पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता की धाराएं मौजूद रही हैं। पीत पत्रकारिता और पेज 3 पत्रकारिता क्या है, इसको भी समझ लो। बताएगा? अच्छा चलो, नहीं बताएगा तो फिर मैं बताती हूँ। इनका हमेशा अपना स्वतंत्र अस्तित्व रहा है। जैसे ब्रिटेन का टेबलॉयड मीडिया और भारत में भी ब्लिट्ज जैसे कुछ समाचार पत्र हैं। पेज 3 भी मुख्य धारा की पत्रकारिता में मौजूद रहा है, लेकिन इन पत्रकारीय धाराओं के बीच एक विभाजन रेखा थी जिससे व्यापारीकरण के मौजूदा रुझान ने खत्म कर दिया है। अब समझो कि पेज 3 पत्रकारिता क्या होती है। पेज 3 जब समाचार पत्र देखोगे तो उसमें जो 3rd पेज होता है मैक्सिमम उसमें मनोरंजक चीज़ें या जो हीरो हीरोइन से संबंधित या फिल्मी खबरें जो होती हैं उन सबको महत्व दिया जाता है, विज्ञापन दिया जाता है ना। उसको पेज 3 बोलते हैं या फिर पीत पत्रकारिता कहते हैं। यह स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए गंभीर राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संकट पैदा कर रही है। आज हर समाचार संगठन
सबसे अधिक बिकाऊ बनने की होड़ में एक ही तरह के समाचारों पर टूटता दिखाई पड़ रहा है। सुनते होगे, देखते होगे, हम सबसे आगे, हमने सबसे पहले दिखाया, है ना। तो ये सब क्या कंपटीशन है, इससे विविधता खत्म हो रही है। सबको एक ही जगह मरना है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई जा सकती हैं लेकिन उनका महत्व नहीं दिया जा रहा है, जो लोगों के उपयोग की हैं। तो इससे विविधता खत्म हो रही है और ऐसी स्थिति पैदा हो रही है कि जिनमें अनेक अखबार हैं और सब एक जैसे ही हैं, अनेक समाचार चैनल हैं और सर्फ करते रहिए, बदलते रहिए और एक ही तरह के समाचारों को एक ही तरह से प्रस्तुत होते देखते रहिए। ये तो हम लोग महसूस ही करते हैं। विविधता समाप्त होने के साथ साथ समाचार माध्यमों में केंद्रीकरण का रुझान भी प्रबल हो रहा है। हमारे देश में परंपरागत रूप से कुछ बड़े राष्ट्रीय अखबार थे, इसके बाद क्षेत्रीय प्रेस था और अंत में जिला तहसील स्तर के छोटे समाचार पत्र थे। नई प्रौद्योगिकी आने के बाद पहले तो क्षेत्रीय अखबारों ने जिला और तहसील स्तर के प्रेस को हड़प लिया और अब राष्ट्रीय प्रेस क्षेत्रीय पाठकों में अपनी पैठ बना रहा है और क्षेत्रीय प्रेस राष्ट्रीय रूप अख्तियार कर रहा है। आज चंद समाचार पत्रों के अनेक संस्करण हैं और समाचारों का कवरेज अत्यधिक आत्म केंद्रित है, स्थानीय और विखंडित होता जा रहा है। समाचार कवरेज में विविधता का अभाव तो है ही, साथ ही समाचारों की पिटी पिटाई अवधारणाओं के आधार पर लोगों की रुचियों और प्राथमिकताओं को परिभाषित करने का रुझान भी प्रबल हुआ है। लेकिन समाचार मीडिया के प्रबंधक बहुत समय तक इस तथ्य की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि साख और प्रभाव समाचार मीडिया की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज समाचार मीडिया की साख में तेज़ी से ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब उसमें कमी आ रही है, गिरावट आ रहा है। जो उनका विश्वास था लोगों में, साख थी, है ना, और इसके साथ ही लोगों की सोच को प्रभावित करने की इसकी क्षमता भी कुंठित हो रही है, कमज़ोर पड़ रही है। समाचारों को उनके न्यायोचित और स्वाभाविक स्थान पर बहाल करके ही समाचार मीडिया की साख और प्रभाव के ह्रास की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। इसके साथ ही कंप्लीट हुआ हमारा सेकंड चैप्टर, पत्रकारिता के विविध आयाम। धन्यवाद।